हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान सन 2022 पेपर कोड 346 GC इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। तो ये कहने में तो बहुत ही आसान होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन जब तक इसका कंप्लीट आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आप आंसर बता नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। F होता है 1/4πε0 K1 Q1 Q2/r²। F डैश दूसरे माध्यम में 1/4πε0 K2 Q1 Q2/r²। F डैश अपान F कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा K1/K2। तो F डैश चाहिए तो F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा K1/K2 इंटू F। तो अब देख रहे हैं कि ऑप्शन हो गया थर्ड, K1/K2 इंटू F। ख, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हों तब FR इक्वल टू FV, FV इज लेस देन FR, FR इज लेस देन FV, FV इज ग्रेटर और इक्वल टू FR। तो लेंस मेकर फार्मूला से ANG -1 1/R1 - 1/R2 1/F के बराबर होता है। तो फोकस दूरी जो है अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी। और आपको पता है कि NV इज ग्रेटर देन NR, यानी वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेड कलर से अधिक होता है। इसलिए लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? FV इज लेस देन FR, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन होगा FV इज लेस देन FR। थर्ड, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। कलांतर मतलब दोनों के बीच में कला का अंतर। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक ही समय व एक ही स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं, यानी एक ही साथ अधिकतम और न्यूनतम होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा विद्युत व चुंबकीय सदिशों में समान रूप से विभाजित होते हैं। विद्युत व चुंबकीय दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर होते हैं व तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। तो इस तरह से जो कलांतर होगा वह होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। घ, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी? तो दिया गया है इसमें लैम्डा नॉट, यानी देहली तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको बदल लेंगे हम मीटर में तो 2 × 10⁻⁷ हो गया। लैम्डा जो आपतित हो रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 × 10⁻7 मीटर हो गया। ई के जो गतिज ऊर्जा है यह hc/λ माइनस hc/λ नॉट होती है। hc कॉमन 1/λ माइनस 1/λ नॉट, यहाँ पे h लैम्डा और लैम्डा नॉट का मान रख लेंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू मिलकर के आ जाएगी 9.9 × 10⁻19 जूल। लेकिन यहाँ पर दिया गया है EV में, तो 1 EV इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आएगा 6.18 EV, यानी ये हो गया लगभग 6.2 EV। तो ये ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन होगा सेकेंड वाला 6.2 EV। अंग, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा। तो F बराबर होता है IBL sin थीटा, और यहां पर दिया गया है थीटा का मान 30 डिग्री, यानी IBL sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2। तो इस तरह से हो गया IBL/2, यानी ऑप्शन होगा सेकेंड IBL/2। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है।
संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो जब किसी सेल को यानी कई सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में सिरों के विभवांतर समान होते हैं। इसका मतलब हो गया कि उनके सिरे का जो विभवांतर होगा वह 6 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन होगा 4 6 वोल्ट। ये इसका इंग्लिश वर्जन। दूसरे का क, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो गतिशीलता क्या होती है? एकांक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दिखाते हैं, म्यू बराबर VD/E। दूसरे का ख, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? तो विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है 2 λ/E, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा उस मीडियम में λ/n के बराबर होती है। तो जब जल में रख दिया जाएगा तो जल का अपवर्तनांक y से अधिक है, तो n जब बढ़ेगा तो λm घटेगा। तो इस तरह से जब जल में रख देंगे तो λm का मान घट जाएगा। जब λm का मान घटेगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी घट जाएगी। 2 का ग, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। तो यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, यानी जो कटान बिंदु होगा उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि 2 बलों की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। घ, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा? तो IRMS बराबर होता है I0/√2, और ये दिया गया है कि ये √2 है तो बराबर √2 हो गया। तो I0 बराबर √2 इंटू √2 यानी 2 एम्पियर। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व की वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी 1H1, 1H2, 1H3। संभारिक क्या होता है? अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम 18 Ar40 और 20 Ca40। ये आप देख रहे हैं कि इनके द्रव्यमान जो ऊपर हैं ये बराबर हैं 40-40, तो इसका मतलब हो गया कि यह समभारिक होगा। च, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यूनिट निकालने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि व्यय ऊर्जा यानी kWh में अप्लायंस की संख्या पावर इंटू टाइम अपॉन 1000 या VIT/1000। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 200 बल्ब हैं, पावर 60 वाट है, 24 घंटे जल रहा है और 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा इस तरह से 288 किलोवाट आवर यानी kWh। तीसरे का क है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीएन संधि डायोड में पश्च अभिनत में क्या होता है? अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और जिसके कारण जो विभव प्राचीर है वह भी बढ़ जाता है। ख, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम न हो। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग यानी जो गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश के आपतित होते ही धातु पृष्ठ से तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ग, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 अंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए।
तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो I बराबर Q बाई टी और टाइम बराबर सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये 2 पाई आर अपान भी, तो इस तरह मिल जाएगा ई भी अपान 2 पाई आर। ई का मान 1.6 10 पावर माइनस 19, भी का मान दिया गया 6.6 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 और ये आर का मान 0.7 इंटू 10 पावर माइनस 10। ये पॉइंट इसका हटा दीजिए, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो बचा लिखेंगे, फिर ये 2 से ये 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 छका 66, 0.6 हो जाएगा क्योंकि 6.6 है। फिर ये जो है 2 दूना 4 और 4 चौको 16। अब ये बच गया 2.4 10 पावर माइनस 15 प्लस 10 यानी 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 5 एम्पियर। 3 का घ, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो कोई 2 गुण लिख सकते हैं आप इसमें। ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी के साथ जो है किसी बिंदु पर क्षेत्र सदिश, यहां पर देख रहे हैं ना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 6.3 जे वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B का मान ज्ञात कीजिए। तो E बाई बी बराबर C होता है, या B बराबर E अपान C माने प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 6.3 है, तो ये आ गया 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही साथ यह जो संचरित होने वाली दिशा होती है उसके भी लंबवत होते हैं। तो यह x दिशा में है, मतलब I हो गया, और ये J है, तो इसका मतलब होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह K डायरेक्शन में होगी। तो B इक्वल्स टू वेक्टर B इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 8 K टेस्ला। द 4 का क है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो इस सूत्र को आप स्वयं निगमन कर लीजिए। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आप निकालेंगे, n2 बाई भी माइनस n1 अपान यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपान आर, या n अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल्स टू n माइनस 1 अपान आर। ये आपको निगमित कर लीजिए। ख, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता C उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात C बराबर Q बटा V। अब ये न्यूमेरिकल पार्ट है। दिए गए चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। अब इस फिगर में आप ये देखिए कि यह 2 माइक्रोफैरड और यह 2 माइक्रोफैरड कैसे हैं, ये हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसमें कैसे जोड़ा जाता है, डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो इस फिगर को अगर आप यहां से तोड़ें तो ये 2 का ये क्या बन जाएगा, 2 समांतर में जुड़े हुए हैं, तो C1 बराबर हो जाएगा ये 4। अब ये 4 यहां पर ही आ गया, तो अब इसकी सर्किट इस तरह से बन गई। अब आप ये देख रहे हैं कि यह 4 और यह 4 यह सीरीज में है। जब यह सीरीज में है तो इनका जो बनेगा प्रोडक्ट अपान सम, तो 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4 ये 2 आ जाएगा। अब ये दोनों टूट करके ये बन गए 2। अब यहां पर ये 2 और ये 2 ये देख रहे हैं कैसे हैं, B के और A के रेस्पेक्ट में, ये समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो इनका आ गया ये 2 2 4 हो गया। अब ये बन गया A और B, इसके बीच में C और 4 माइक्रोफैरड का। अब CAB बराबर दिया गया 2, और तो हो जाएगा प्रोडक्ट अपान सम, तो 4 इंटू C अपान 4 प्लस C बराबर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4C इक्वल टू 8 प्लस 2C, तो 2C बराबर 8 हो गया, यानी C बराबर 4 माइक्रोफैरड। यानी जो संधारित्र यह C लगाया गया है इसकी वैल्यू होगी 4 माइक्रोफैरड। ग, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र, तो मान लिया इसमें एक लंबी वायु क्रोड मतलब एयर में है, परिनालिका का क्षेत्रफल A, लंबाई L तथा इसमें तार के फेरों की संख्या N है। यदि इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B म्यू नॉट NI के बराबर होगा, और स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपान L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू B इंटू A
और बी का मान यहां पर रखेंगे आप, तो म्यू नॉट एन बाई एल टाइम्स आई ए। परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई के बराबर होगा, एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई ए। परिनालिका का स्व प्रेरकत्व एल बराबर एन फाई अपान आई होता है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। घ प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, यह एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो अभिन्नत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ये इसका सिंबल होता है। कार्यविधि, जब एलईडी को अग्र अभिन्नत में किया जाता है तो एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात कोटर संधि की ओर गति करने लगते हैं, और जब ये संधि की ओर गति करते हैं तो संधि क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। जब संयोजित होते हैं तो संयोजन की इस क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संधि पर उत्पन्न हो जाती है। जिन फोटान की ऊर्जा एलईडी के यानी लाइट एमिटिंग डायोड के वर्जित अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप से अधिक होती है, वह संधि के बाहर प्रकाश के रूप में आ जाती है। अगर धारा बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ती है, और उसके बाद भी पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ाने पर फिर वह धीरे धीरे तीव्रता उसकी घटने लगती है। इसलिए इसे एक पर्टिकुलर विभव पर या जो कह लीजिए कि पावर सप्लाई पर जो है इसे बनाया जाता है। इसके बाद है अपवर्ती दूरदर्शी का जो है चित्र बनाना है, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो ये है अपवर्ती दूरदर्शी का चित्र। इसमें अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका छोटी होती है, और यह इस तरह से इसका इमेज फॉर्म होता है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, और ये आई लेंस की या आई पीस की फोकस दूरी। तो ये माइनस 250/5 दिया गया है, दिया गया माइनस 50। अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, तो इस तरह से 5 का ग देखिए न्यूमेरिकल पार्ट है। एंग द्विझिरी प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 मिलीमीटर एवं 14.50 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 अंगस्ट्राम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 अंगस्ट्राम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप निकालेंगे पहले कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 14.5 मिलीमीटर और 11.5 के बीच में 10 फ्रिंज हैं। तो 14.50 माइनस 11.50 बटा 10, अब ये आ जाएगा 3/10 यानी 0.3 मिलीमीटर या 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। W बराबर होता है D कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। इससे हम कैपिटल D अपान स्मॉल d की वैल्यू निकाल लें तो W बाई लैम्डा। तो W दिया गया 0.3 10⁻³ लैम्डा दिया गया है 6000 अंगस्ट्राम, तो 6000 इंटू 10⁻10 मीटर में आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप जो है ये 3 जीरो इसमें है और -3, तो -3 ये -10 ये जाकर के प्लस हो गया और ये 3 जाकर के फिर माइनस हो गया, और ये 6 से इसको हम कट कर लेंगे। तो ये दशमलव हटा करके इसको 4 कर दिया गया। तो इस तरह से 1/2 × 10⁻³ यानी ये हो जाएगा 5 × 10⁻²। ये हो गया किसका मान, W का मान हो गया। तो ये तरंग दैर्ध्य 5000 अंगस्ट्राम लेने पर W डैश बराबर D लैम्डा डैश अपान D, ये मान रख देंगे यहां पर हम, तो ये मिल जाएगा
0.25 mm, 0.25 mm। यहां से ये d/d का मान निकाला गया है और ये मान इसमें पुट कर दिया गया है। शून्य क्रम के फ्रिंज की स्थिति 11.50 मिलीमीटर वहीं पर मिलेगी, स्टार्टिंग है। 10वें क्रम की, तो 10वें क्रम की जो है एक फ्रिंज की चौड़ाई 0.25 मिलीमीटर है, तो 10 फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी 0.25 गुणे 10, इसको ऐड कर दीजिए। तो 11.50 में ये ऐड कर लेंगे 2.5 पे आ जाएगा 14 मिलीमीटर। 5 का घ, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो VL 20, VC 11 और VR 9 वोल्ट ये दिया गया है। तो परिणामी विभवांतर V बराबर √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो VR 9 का स्क्वायर प्लस 20 में से 11 घटा लेंगे, तो ये 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9√2 वोल्ट आ गया। tan phi बराबर होता है VL माइनस VC अपान VR, तो 20 माइनस 11/9, ये ऊपर आ गया 9/9 यानी 1 आ गया। tan phi बराबर 1 यानी जो होता है tan 45 का मान। तो इस तरह से phi इक्वल्स टू 45 डिग्री, अर्थात वोल्टता एवं धारा में जो कलांतर है यह 45 डिग्री का होगा। अब इसका एक अथवा पार्ट है। अथवा पार्ट में है F अपान L इक्वल्स टू μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, इसका निगमन करना है। और सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि अगर बल की दिशा दोनों तारों में विपरीत दिशा में हो रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। 5 का अंग, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है, दिया गया है। सेतु संतुलन की अवस्था में है, X का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा है कि संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S, और ये P/Q का मान हो जाता है L अपान 100 माइनस L नल डिफ्लेक्शन मेथड केस में। तो यहां से R/S बराबर L अपान 100 माइनस L हो जाएगा। अब यहां देखिए 5 ओम और 10 ओम ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा प्रोडक्ट अपान सम 10 × 5 अपान 10 + 5, तो ये 50/15 यानी 10/3 हो गया। अब यहां पर हो गया ये 10/3 और ये हो गया X, तो R/S बराबर L अपान 100 माइनस L, तो ये R हो गया और ये S हो गया। तो अब इस तरह से ये हो गया X/10/3 S का मान, यानी इसकी वैल्यू बराबर 52 L और बटा 100 माइनस L, तो 100 माइनस 52, तो ये हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3x/10 बराबर 52/48। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x बराबर 52/48 गुणे इधर हो गया 10/3, सिंप्लीफाई करेंगे 130/36 यानी 65/18, ये आ जाएगा 3.61 ओम। यानी इसमें जो है जो x का मान होगा यह 3.61 ओम होगा। ये उसी का इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको लाइमन और बामर श्रेणी की वर्ण रेखाओं को बनाना है। तो जब कहीं से भी संक्रमण 1 में होता है यानी n बराबर 1 में तो लाइमन श्रेणी होती है, और जब 2 में होता है तो वह बामर श्रेणी होती है। तो ये हो गया फिगर। अब इसी के साथ लाइमन श्रेणी की प्रथम वर्ण रेखा, तो प्रथम वर्ण रेखा ये 2 से 1 में आएगा, तो 2 से जब 1 में आएगा तो ऊर्जा का अंतर कितना होगा, -13.6 अपान n², n का मान हो गया 2 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरे n में 1 में जो है -13.6 अपान 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया -3.4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6
डिफरेंस आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से वामर श्रेणी के लिए n बराबर 3 से n बराबर 2 होगा। तो वामर श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा -13.6 अपान 3 का स्क्वायर और माइनस ये नीचे n का मान रखेंगे 2 यानी 13.6 अपान 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -13.6 अपान 9 डिवाइड करेंगे तो -1.51 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 3.4। इसका डिफरेंस आ गया 1.89 eV। और हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा कितनी होगी, यानी ये आप कितना रखेंगे, इनफाइनाइट। तो इसकी जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा यह -13.6 है, तो यानी इतने के बराबर यानी प्लस 13.6 eV के बराबर ऊर्जा चाहिए, जो कि इसकी आयनन ऊर्जा होगी। अथवा पार्ट है इसका 29Cu63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना MeV में कीजिए, जबकि 29Cu63 का द्रव्यमान दिया गया है Mu में और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है AMU में। तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। कितना होगा, Z इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, ये न्यूट्रॉन हो गया, इंटू Mn। अब ये 29 इंटू 1.00783 प्लस A का मान 63, Z का मान 29, तो 63 माइनस 29 इंटू Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.22707 और यहां से डिफरेंस आ गया इसका, उस डिफरेंस को 1.00867 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 34.29478। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 63.52185 AMU। अब द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, तो इसमें दिया गया है कि इसका जो पूरे का द्रव्यमान है वह 62.92960 AMU है और यह मिला कितना 63.52185 AMU। तो इसका डिफरेंस हो गया द्रव्यमान क्षति, तो डेल्टा M बराबर ये माइनस 0.59225 AMU। 5 ग्राम में कॉपर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि 63 ग्राम में कितने हैं 6.0223 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो 63 ग्राम माने 63 से भाग दे देते 1 ग्राम के लिए मिल जाएगा। फिर पूछ रहा 5 ग्राम में कितने होंगे, तो 5 से गुणा कर देते हैं तो ये आ गया 4.78 10⁻22। अब आवश्यक ऊर्जा जो है वह कितनी होगी, तो एक परमाणु के लिए द्रव्यमान क्षति आई है 0.59225 A। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.59225 और इतने परमाणुओं के लिए 4.78 10⁻22 और ये इसका द्रव्यमान क्षति मिल जाएगा और 1 AMU बराबर होता है 931 MeV। तो इसे 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊर्जा के टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से जो आवश्यक ऊर्जा है यह 2635.61 × 10⁻22 MeV, यानी इसे हम पावर में और कन्वर्ट कर दें तो ये 1 2 3 डिजिट और इधर शिफ्ट कर देंगे, 3 पावर इसका बढ़ जाएगा तो 2.635 आएगा। इसको कट कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 2.64 × 10⁻25 MeV। क्वेश्चन नंबर 7 है संधि डायोड क्या है। पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में अमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा। डायोड D एक आदर्श डायोड है और ये फिगर दिया गया है। तो संधि डायोड क्या है, जब P और N प्रकार के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं तो पीएन संधि का निर्माण होता है। संधि पर अवक्षय परत का निर्माण होता है जिसके सिरे पर जो विभव होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। और जब पीएन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसके नेगेटिव सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इसे कहा जाता है अग्र अभिनत। और जब जो है
इसके पॉजिटिव टर्मिनल को माइनस से और निगेटिव वाले को प्लस से जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं पश्च अभिनत में। अगर अभिनत में बैटरी यानी जो सप्लाई है कम पावर की सप्लाई की जरूरत होती है, लेकिन रिवर्स बायस में अधिक सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए इसमें मोर देन वन सेल या बैटरी का यूज किया जाता है। तो ये अगर अभिनत का हो गया और ये पश्च अभिनत का हो गया। इसी के साथ इसमें कह रहा है कि अभिलक्षणिक वक्र, अभिलक्षणिक वक्र मीन्स V और I के बीच जो वेरिएशन होता है इसे हम इसका अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। तो V और I के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो अग्र अभिनत में यह प्राप्त होता है ऐसे 0 0 0 और बढ़ करके एक सैचुरेशन वैल्यू प्राप्त कर लेता है। और जब रिवर्स बायस में होता है तो उस स्थिति में ये इस तरह से प्राप्त होता है 0 0 और ये सडनली बढ़ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में अगला पार्ट दिया गया है कि परिपथ में एमीटर A1 और A2 का पाठ्यांक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का प्लस है और यह डायोड के N से जुड़ा हुआ है और इसका ये माइनस सिरा जो है प्लस से जुड़ा है, यानी यह रिवर्स बायस में है। जब यह रिवर्स बायस में है तो इस 5 ओम में धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह होगा सिर्फ 10 ओम में, यानी A1 के सिरे का जो विभवांतर होगा वह होगा 0। A1 का जो पाठ्यांक होगा यह 0 होगा। और इसमें कितना होगा, ये V है और ये R है, तो I बराबर V बाई R। तो इस तरह से ये मिल जाएगा A2 का पाठ्यांक 2/10 यानी 0.2 एम्पियर। द्रव्य तरंगे क्या हैं? डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंग दैर्ध्य संगत प्रोटॉन के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। ये अथवा पार्ट का है। तो द्रव्य तरंगे क्या है? जब कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। और द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है इन्हीं तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर h बाई mv या h अपान p, स्मॉल p बराबर mv मोमेंटम। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h बाई p। फोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? अगर फोटॉन के लिए f ले लें तो लैम्डा f बराबर h बाई p बराबर h न्यू बाई c, और ये c ऊपर चला जाएगा, h से h कट गया, c बटा न्यू, और c बटा न्यू बराबर होता है लैम्डा। तो फोटॉन की जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा f है यह इस लैम्डा के बराबर हो गई। यही हमें यहां पर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। +5d तथा -2d क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, ये दो लेंस हैं L1 और L2। यहां पर O ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर यह L2 नहीं होता तो इसका इमेज फॉर्म होता I डैश पर, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई V डैश। लेकिन यह दूसरा वाला भी यहां पर उपस्थित है, तो जब दूसरा वाला भी उपस्थित है तो इसका मतलब हो गया कि यह इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब बनाएगा I पर। तो इसकी जो दूरी है यह V है। तो अब L2 की अनुपस्थिति में हम क्या लिखते हैं? 1/V डैश माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1 पहले के लिए। दूसरे के लिए इसी तरह से हो जाएगा 1/V, ये V पर बन रहा है तो 1/V और माइनस ये वैल्यू जो है I डैश तक की जो थी यह उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो 1/V डैश बराबर ये F2। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये 1/V डैश और -1/V डैश कैंसिल हो जाएगा। यहां से मिल जाएगा 1/V माइनस 1/U और ये राइट साइड से हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। अब ये 1/V माइनस 1/U क्या है? ये कंबाइंड फोकल लेंथ हो गई, यानी दोनों लेंसों को अगर ये मान लिया जाए कि इसकी फोकस दूरी जो है कैपिटल F है तो हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। सेकेंड पार्ट में है पावर। तो कंबाइंड पावर P बराबर P1 प्लस P2, एक का +5D दूसरे का -2D है तो ये मिल जाएगा 3D। और F बराबर होता है 1/P, तो 1/3 मीटर यानी 100/3 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 33.33 सेंटीमीटर।
तो अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर इस डेरिवेशन पर और 1 नंबर ये पावर निकालने पर और 1 नंबर जो है ये फोकस दूरी निकालने पर। अथवा पार्ट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। तो आप हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखेंगे और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कर देंगे। तो इस पर जो है पहले पर 2 नंबर और व्याख्या पर 3 नंबर। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका एक पार्ट और है, किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हिस्सा है। तो पहले इसको देख लेते हैं। धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी में विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सुग्राहिता से तात्पर्य है कि कम धारा पर भी पर्याप्त विक्षेप होना चाहिए। तो धारा सुग्राहिता बराबर होता है φ/I यानी NAB/K। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है। तो धारामापी को अगर 0 से भी वोल्ट के पास का वोल्ट मीटर अगर बनाना है तो उसके लिए जो RS है, RS का मान यानी जो शंट रजिस्टर है उसका मान V/IG माइनस G के बराबर होगा। G गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध है, V इसके सिरे का विभवांतर है और IG गैल्वानोमीटर की करंट जो पहले फ्लो हो रही थी। अब इसमें दिया गया IG का मान 1 एम्पियर, I का मान 10 एम्पियर। तो इसे बनाना है तो शंट की वैल्यू कितनी होगी, तो S बराबर IG/I माइनस IG इंटू G, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/10⁻1 इंटू G, तो G/9, तो G इक्वल्स टू 9S। तो अब यहां पर पूछा गया था कि जो दोनों में क्या संबंध होंगे, तो कैपिटल G और S में संबंध होगा G बराबर 9S। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में ये वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है और साथ में एक दिया गया है न्यूमेरिकल पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। ये अथवा पार्ट है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल E.dA। तो E.dA का मतलब EdA cos थीटा हो जाता है। अब यहां पर निकालना है कि इससे संबद्ध जो पूरा फ्लक्स होगा वह Q/ε0 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि आवेश Q है यहां पर और यहां से R दूरी पर जो है, R दूरी पर एक पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर E का मान कितना होगा, E का मान होगा 1/4πε0 Q/R²। दिशा किधर होगी, O से P की तरफ होगी, O से P की तरफ होगी। क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी यहां पर जो स्मॉल एलिमेंट लिया गया है dA, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, पास आउट हो रहा है, तो d फाई E बराबर E.dA यानी EdA cos थीटा हो गया। तो EdA cos थीटा में E का मान 1/4πε0 और ये Q/R² dA cos थीटा। अब dA cos थीटा/R² को एक साथ रख लेंगे, dA cos थीटा/R² को एक साथ रख लेंगे और यह dA cos थीटा/R² हो जाएगा इसके घन कोण के बराबर, यानी घन कोण हो गया इसका d ओमेगा। तो टोटल वैल्यू हो गई Q/4πε0 d ओमेगा। अब बिंदु आवेश Q के कारण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी पूरे सतह से, पूरे सरफेस से जो है बाहर की तरफ जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, वह वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई E को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रल d फाई E।
तो डी फाई ई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख लीजिए तो ये मिल जाएगा इंटीग्रल डी ओमेगा। और किसी दिए गए घन के लिए या स्फीयर के लिए अधिकतम 4 पाई स्टेरेडियन घन कोण होता है। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई का मान जो है वह आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट में दिया गया कि फाई ई जो है, इसमें ई का मान दिया गया है 14i प्लस 3j माइनस 5k, और जो एरिया दिया गया है वो दिया गया कि 4j। तो अगर हम इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए से, तो ई का मान हो गया 14i प्लस 3j माइनस 5k, और ए का मान सिर्फ j में है तो हम 0 के साथ ले लेते हैं, 0i प्लस 4j प्लस 0k। मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी समझने के लिए, i का i में, j का j में और k का k में। तो i और k के टर्म यहाँ पर 0 हैं तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 3 वाला टर्म। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 0 प्लस 3 4 जा 12 हो गया, और फिर ये 0 यानी 12 वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो फाई ई का अधिकतम मान होगा इस दिए गए मान के लिए, ई और ए के लिए, यह 12 वोल्ट मीटर के बराबर होगा।